हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो हमारी जीके जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले लेक्चर में आपने 50,000 से भी ज्यादा व्यूज उसके अंदर में कर दिए हैं। बेहतरीन आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है, इसीलिए फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए और ज्यादा कड़ी मेहनत करके बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को जो है देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग पहले हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने भी इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स 500 प्लस लाइक्स आप लोगों ने जो है यहां पर में सेशन स्टार्ट होने के पहले ही कर दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी 500 लोगों का, जो लोग एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर में कि भाई भूखे प्यासे रहे कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पर में जैसे ही सेशन स्टार्ट हो तो एनर्जेटिक हो जाए। निजामुल मुल्क आसफ जहां राज्य के संस्थापक थे। देखिए डीडी प्लस भी मैं है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों का ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, तो बहुत हद तक चांसेस है कि टीआरई 3.0 के अंदर में भी आप लोगों से पूछ ले ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, निजामुल मुल्क आसफ जहां जो है आप लोगों के अवध के, दिल्ली के, हैदराबाद के, कहा के थे, हैदराबाद के संस्थापक थे निजामुल मुल्क आसफ जहां। मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं यहां पर मैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। निजामुल मुल्क आसफ जहां यहां हैदराबाद के संस्थापक थे, ठीक है। बंगाल के कुली कुतुब शाह जो है एक बंगाल के संस्थापक थे, और अवध के संस्थापक थे बुरहानुल मुल्क, ठीक है, बुरहानुल मुल्क अवध के संस्थापक थे। तो आप लोगों को तीनों याद रखना है, तो प्लीज इसको पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस जो है उसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जल्दी से बताइए आप सभी लोग। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखो बंदी मतलब जिसको कैद किया गया है, प्रत्यक्ष उसको सामने लेकर आना, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण उसको सामने लेकर आना। तो प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट मतलब न्यायालय के सामने जो है उसको समक्ष उपस्थित करना। किसी व्यक्ति को मान लो कि डिटेन कर लिया गया, छुपा लिया है यहाँ पर में, ठीक है। यहाँ पर में मान लो कि राजू जो है उसने क्या किया, नेहा को उठा लिया, ठीक है, और लेकर चला गया। अब नेहा के पप्पा जो है, अब हो सकता है कि नेहा अपने साथ भी अपने मर्जी से गई हो, तो नेहा के पप्पा है ये यहाँ पर में, इनका नाम है खड़ूस सिंह। तो नेहा के जो पप्पा है वो चले गए कोर्ट, वो बोलते हैं कि नेहा जो है, राजू ने नेहा को जबरदस्ती अपने कैद में रखा हुआ है, अपने डिटेन कर लिया है, अपने पास में रख लिया है। राजू को ऑर्डर दिया जाए कि वो नेहा को कोर्ट में पेश करे। अब अगर कोर्ट को लगता है कि यार बुलाना चाहिए तो क्या करेगा, हेबियस कॉर्पस इशू कर देगा। अगर मान लीजिए कि किसी को, राजू को जो है जबरदस्ती पुलिस ने पकड़ लिया, जो खड़ूस सिंह थे नेहा के पप्पा, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने मान लो राजू को पुलिस में पकड़वा दिया। अब राजू के जो पिताजी थे, ठीक है, और राजू के जो चाचा जी थे, राजू के दोस्त लोग थे, काजू आजू बाजू सब लोग, ये लोग चले गए कोर्ट। उन्होंने कहा कि देखो पुलिस ने जबरदस्ती जो है वो राजू को, दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया है, ठीक है। जबकि नेहा और राजू दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। खड़ूस सिंह ने क्या किया है, अपने पावर का इस्तेमाल करके पुलिस में कैद करवा दिया। आप हेबियस कॉर्पस इशू करो और राजू को कोर्ट में बुलाओ, राजू सब बताएगा। तो पुलिस क्या कर सकती है, हेबियस कॉर्पस इशू कर सकती है। इट इज अ रिट, ठीक है। रिट जो है फ्रेंड्स बेसिकली आपको बता दूं 5 प्रकार की होती है, उनमें से ये एक है हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को इलीगल तरीके से पुलिस पकड़ लेती है, या कोई और व्यक्ति भी, पुलिस के अलावा भी कोई और व्यक्ति भी अगर उसको डिटेन कर लेता है, अलग थलग कर देता है, ठीक है, छुपा लेता है, तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है कि उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। इसको प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग। आर्टिकल नंबर 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट इसको जारी कर सकती है, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट जारी कर सकती है रिट्स को। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, रिट्स, ठीक है, रिट्स किसके लिए जारी की जाती है, मेरे साथ साथ में सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। रिट्स जारी की जाती है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। बाय कौन इशू करता है रिट्स को, बाय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। कौन सा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है। हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी से, ठीक है।
रिट्स इशू की जाती है ये टीआरई के अंदर में पूछा गया था क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स के द्वारा, न्यायालय के द्वारा किस चीज को इशू किया जाता है? रिट्स को इशू किया जाता है। 5 प्रकार की रिट्स है, अगर आप लोग कहोगे तो रिट्स पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। जनता के जो है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट्स इशू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत इसको इशू कर सकता है, ठीक है, रिट्स को 5 प्रकार की। और हाई कोर्ट जो है ये कर सकता है 226 के तहत। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। देखिए यहाँ पर मैं 5 प्रकार की रिट्स होती है, पांचों के पांचों आप लोगों को मैं बता दूंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है फ्रेंड्स ये होता है उसको सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश होता है आज्ञा देना, हम आप लोगों आपको ऑर्डर देते हैं कि ये काम करो। मान लो कि कोई एक अधिकारी है, मान लो कि अमित जो है यहाँ पर में कोई भी एक अधिकारी ले लेते हम लोग, किसी को भी XYZ हम लोग नाम ना लेते हुए, कि वो अपना काम नहीं कर रहा है यहाँ पर में, ठीक है। अतुल प्रसाद जी जो है वो काम नहीं कर रहे, मान लो आप कोर्ट चले गए कि अतुल प्रसाद जी की जिम्मेदारी है लेकिन वो काम नहीं कर रहे, तो कोर्ट उनको ऑर्डर जारी कर सकती है कि हम आपको आदेश देते हैं, मैंडेमस कहा जाता है उसको, हम आपको आदेश देते हैं कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको परमादेश कहा जाता है। ऐसे ही फ्रेंड निषेध, उल्लेख, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। मान लो कि आपको अतुल प्रसाद जी ने आपको जो है लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया बीपीएससी देने से। अब आप चले गए कोर्ट, कोर्ट ने क्या किया, अतुल प्रसाद जी को बुलाया, इधर आओ बेटा, इधर आओ, तुमने ये पप्पू को जो है लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया, तुम्हारे पास में कौन सा अधिकार है ये, ठीक है, क्वा वारंटो बेटा, क्वा वारंटो, ठीक है, क्या वारंट है तुम्हारे पास में, क्या अधिकार है? तो अधिकार पूछना, जिस अधिकारी ने जो काम किया है, ठीक है, ज्यादा होशियारी बताते हुए अपना ज्यादा एक्स्ट्रा का काम कर दिया, तो पूछना कि तुमने ये क्यों किया, क्या अधिकार है तुम्हारे पास में, ठीक है। मान लो कि रास्ते के ऊपर में अतुल प्रसाद जी ने बोला यार मैं तो बीपीएससी का चेयरमैन हूं, मैं रास्ते पे खुदाई करवा दूंगा, ठीक है, तो बीपीएससी का चेयरमैन को तो कोई अधिकार ही नहीं रास्ते को खुदाई करवाने का, तो उनको बुला सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या अधिकार था ये खुदाई करने का, कैसे खुदाया तुमने, तो किस अधिकार या वारंट से तुमने ये काम किया है, अधिकार पृच्छा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, तो प्लीज बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, चलिए तो ये सारी की सारी हम लोग करेंगे, हम लोग आगे में लाओ। ये क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक पूरा डेडिकेटेड सेशन ही मैं आप लोगों को देता हूं, अगर आप लोगों का सही तरीके से रहा तो मैं आपको पूरा का पूरा ही याद करा दूंगा। चलो बताओ, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री डंकन पैसेज, एक एक क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क्स का, कैसे बताऊं, ठीक है, एक एक नंबर यहां मिलेगा, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, और एक नंबर मिल सकता है आप लोगों को जोड़ियां मिलाओ, 5 क्वेश्चन के बराबर का है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझिए आप सभी लोग कि क्या है यहां पर में, कौन सा वाला किसको अलग करता है, पूरा हम लोग यहां पर में एक एक करके सारी की सारी चीजें देखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से एक मैप के थ्रू पूरी की पूरी, तो आप लोग देखिए ये जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, ये क्या करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इसको हम सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान है, सबसे नीचे वाला लिटिल अंडमान, उसको जो है क्या करता है, जो निकोबार द्वीप समूह उससे अलग करता है। तो यहाँ पर मैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है, आपका क्या करता है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला। देखिए पूरे का पूरा अंडमान ऊपर में है, नीचे वाला निकोबार है, अंडमान और निकोबार सभी लोग लिखिए। पहले सबसे पहली बात तो ये पॉइंट लिखो आप सभी लोग कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग कर रहा है, तो अंडमान और निकोबार अलग हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, 10 डिग्री चैनल से, ठीक है, तो 10 बस ऐसे याद रख लेना आप लोगों ने कि दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताओ, ये लिख लो सभी लोग, अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल। अब देखो यहां पर में ना एक डंकन पास है, डंकन, ठीक है, ये बेचारा लिटिल अंडमान है, ठीक है, और यहां पर में है साउथ अंडमान, यहां साउथ अंडमान, साउथ अंडमान वैसे छोटा है, ये लिटिल अंडमान ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर में सबसे नीचे होने के कारण उसको लिटिल अंडमान कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर में लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, इनको अलग करने वाला कौन सा है, डंकन पासेज है, डंकन पासेज। फिर से लिखो आप लोग कि डंकन पासेज किसको अलग करता है, ठीक है। तो लिटिल अंडमान को जो है आप लोगों का जो बड़े जो बाकी के अंडमान हैं उनसे क्या करता है फ्रेंड्स, अलग करता है यहाँ पर में, ठीक है। अंडमान को ग्रेटर अंडमान से या लिटिल अंडमान से, साउथ अंडमान से अलग करने वाला है आप लोगों का, ठीक है, डंकन पासेज। तो डी की जोड़ी जो है आप लोगों की 1 के साथ में लगने वाली है,
ठीक है, डी की जोड़ी 1 के साथ में लगने वाली है आप लोगों की। ध्यान से समझो आप लोग, ये है लिटिल अंडमान आपका, ये है लिटिल अंडमान, और ये जितना भी है आप लोगों का ये पूरा का पूरा ग्रेटर अंडमान है। उसको भी 3 और कैटेगरी में बांटा गया, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है, और मिडल अंडमान, ठीक है। ऐसे लिटिल अंडमान और जो ये ग्रेटर अंडमान है उनके बीच में बहता है डंकन पासेज। डंकन पासेज अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। बाकी फ्रेंड्स 9 डिग्री और 10 डिग्री देखिए, देखिए ये पूरा का पूरा है हमारा लक्षद्वीप और ये है मालदीव्स। अभी मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में जो है लड़ाई चल रही थी, पता ना आप लोगों को, लड़ाई इन द सेंस वाक युद्ध चल रहा था। मालदीव्स जो है ज्यादा होशियारी बता रहा है चाइना के साथ में बैठ मिलकर। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स मालदीव्स को अलग करता है हमारे भारत का, यहाँ पर में मिनिकॉय द्वीप है, आप देख रहे हो सबसे नीचे में मिनिकॉय है, या लक्षद्वीप जो है, कभी कभार आ सकता है लक्षद्वीप, कभी कभार आ सकता है मिनिकॉय, एक ही बात है क्योंकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। उसको मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री वाला चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है। मिनिकॉय क्या है, मिनिकॉय इज नथिंग बट हमारा लक्षद्वीप का एक पार्ट है, ठीक है। मिनिकॉय 8 डिग्री वाला जो है वो मालदीव्स को लक्षद्वीप से अलग कर रहा है। लक्षद्वीप में भी मिनिकॉय से अलग कर रहा है मालदीव को। तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है, बी की जोड़ी 4 के साथ में, ठीक है, लगी हुई है बी की जोड़ी 4 के साथ में, डी की जोड़ी 1 के साथ में, ए की जोड़ी 3 के साथ में और सी की जोड़ी 2 के साथ में। 9 डिग्री चैनल लो, 9 डिग्री चैनल भी ले लो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। कौन सा बच गया, सी की जोड़ी जो है वो 2 के साथ में। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, मेन लक्षद्वीप को अलग कर रहा है। अब ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पर में, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर में ये है मिनिकॉय, ठीक है, और यहाँ पर में आप देखेंगे ये है मेन लक्षद्वीप, आप लोगों का मेन वाला लक्षद्वीप, और ये है मिनिकॉय। उनके किसके बीच में है ये, ध्यान से समझो आप लोग, ये मिनिकॉय और ये मेन वाला लक्षद्वीप, उसके बीच में जा रहा है आपका 9 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या हम लोग इसके अंदर में एक एक पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन बना सकते हैं। कितने लोग रेडी है, मेरे को हाथ ऊपर करके बता दो कितने लोग रेडी है यहाँ पर में, जो लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर में एक एक क्वेश्चन बना के आपको इतना अच्छे से रिवाइज करवा दे कि आप लोग नींद में भी इसको याद रख सके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वापस से करेंगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। डंकन पास जो है फ्रेंड्स क्या करता है, लिटिल अंडमान को, जो ऊपर वाला अंडमान है पूरा का पूरा, उससे अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव्स को अलग करता है मिनिकॉय से, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को अलग करता है मेन लक्षद्वीप से, ठीक है। तो चलो लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को इसका फिर से करवाता हूँ पूरा का पूरा रिवीजन अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। हमारे प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। 66वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, री एग्जाम में। प्रथम मानव जीवाश्म, पहले मानव जीवाश्म किस नदी से प्राप्त हुए, किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो आंसर आपका होगा फ्रेंड्स नर्मदा घाटी। भारत के अंदर में सबसे पुराने जो अवशेष अब तक मिले हैं वो मिले हैं आप लोगों को होशंगाबाद नाम की जगह है, वहां पर में आदमगढ़ एक और सब एरिया है आदमगढ़, वहां पर में आपको सबसे पुराने वाले सबूत मिलते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो भारत में सबसे पुराने जीवाश्म कहाँ मिलते हैं, ये यहाँ पर में नर्मदा नदी के पास में। हमेशा हमेशा याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर में नर्मदा नदी के पास में, यहाँ पर में आप लोगों को मिलेंगे नर्मदा नदी के पास में। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो कभी भी आ सकता है एग्जाम के अंदर में, तो इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग इसको। जीवाश्म मतलब ह्यूमन रिमेन्स जो है आप लोगों के मानव अवशेष। 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, और 900 के करीब लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिए। तो जल्दी जल्दी से इसी तरीके से सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर दिख रहा है तो आंसर को छुपा लिया जाए थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। चलिए छुप गया आंसर। हड़प्पा का उत्खनन 1921 के अंदर में किया गया था। 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये भी। हड़प्पा का उत्खनन, हड़प्पा नाम की जो जगह थी उसका उत्खनन 1921 में किया गया था। क्या ये बात सही है आप लोगों की, बताइए जल्दी से। उसके बाद में वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर में है, क्या ये बात सही है। हड़प्पा कहाँ पर में, पाकिस्तान के अंदर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। यहाँ पर में तो यहाँ देखो 2 नहीं दिया है, यहाँ पर में 1 नहीं दिया है, तो सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते, ऑप्शन एलिमिनेशन। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे पर है, मेरे को बताओ कौन सी नदी के किनारे पर है। एक एक बच्चे का आंसर चाहिए मेरे को यहाँ पर में, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर है, ठीक है। आपका हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बैनर्जी थे। आर.डी. बैनर्जी जो है उन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कराया था। हड़प्पा का उत्खनन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आर.डी. बैनर्जी ने नहीं करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था ये आप लोग मेरे को बताओगे यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइए यहाँ पर में जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का बिहार की बुक जो है उनसे बताता हूँ मैं यहाँ पर में, डायरेक्ट इसका जो सोर्स है उसका।
ठीक है, तो आरडी बैनर्जी नहीं रहे थे, दयाराम साहनी थे। वेरी गुड, क्या बात है, आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये मोटिवेट कर रहे कि इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो दयाराम साहनी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और छत्र वाला रथ हड़प्पा से मिला है, यहाँ पर में हड़प्पा से नहीं मिला है फ्रेंड्स आप लोगों का। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से नहीं मिला है, ये आप लोगों का मोहनजोदारो से मिला है। तो ये भी आप लोगों को जो है गलत हो जाता है यहाँ पर में। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो पहले दो ही सही है केवल, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर है। ठीक है, और किसने इसकी खोज की थी? दयाराम साहनी ने। बहुत बढ़िया। तो आंसर जो है देखिए फ्रेंड्स, आपकी बिहार स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर में दिया हुआ है, और ये आपका बीपीएससी में भी काम आएगा, DSSB में भी काम आएगा, सुपर टेट के अंदर में भी काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हड़प्पा की खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, 1921 में रावी नदी के तट पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। मोहनजोदाड़ो की खोज जो है आरडी बैनर्जी ने की थी 1922 में, वो सिंधु नदी के किनारे पर है। कालीबंगा जो है वो BC लाल जो थे उन्होंने की थी, यहाँ पर में ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 1961 में घग्गर नदी के किनारे पर है कालीबंगा, राजस्थान में। लोथल रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, RN राव। 1954 में भोगवा नदी है गुजरात में, उसके किनारे पर है। धोलावीरा, ठीक है, RS बिष्ट ने की थी। ठीक है, वो कोई नदी के किनारे पे नहीं है, वो जो रण ऑफ कच्छ है ना उसके अंदर में खादिर बेट है। ठीक है, एक रण ऑफ कच्छ का एक रण ऑफ कच्छ लेक भी बोलते हैं उसको, उसके अंदर में बसा हुआ ये। चान्हूदारो रंगपुर, चान्हूदारो जो है गोपाल, ठीक है, मजूमदार ने की थी, जी मजूमदार ने। सिंधु नदी के किनारे पर है। चान्हूदारो के पास में एक खास बात है कि इसका जो है दुर्ग नहीं है, दुर्ग नहीं है इसके पास में, ऊपरी वाला इलाका। एक्चुअली में जनरली क्या होता है कि कुछ इलाके ऊपरी इलाके होते थे जिनको दुर्ग कहा जाता था। चान्हूदारो के पास में दुर्ग है ही नहीं, ऊपरी इलाका, सपाट भूमि है वो पूरी की पूरी। ठीक है, कोयना नदी ब्लैंक की सहायक नदी है, कोयना नदी। अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि कोयना नदी का कई बार पूछा जाता है। कोयना डैम भी बहुत फेमस है, DSSB PRT जनरल सेक्शन के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, 1000 जो है प्लस यहाँ पर में आप लोगों के लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी यहाँ पर में किया है, धन्यवाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कोयना नदी जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है महाराष्ट्र के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। देखिए यहाँ पर में ये कोयना नदी है आप लोगों की, कोयना नदी बहते 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 कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो कोयना नदी। इस पर एक डैम बना है फ्रेंड्स, कोयना डैम, बहुत फेमस डैम है वो, कोयना डैम। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी जो है फाइनली जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, कृष्णा नदी। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, बाकी भीमा जो है वो भी किसकी सहायक नदी है? कोयना, भीमा, ठीक है, और मूसी, तीनों के तीनों जो है किसकी सहायक नदियां है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, हैदराबाद कौन से नदी के किनारे पे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है हैदराबाद, जो कि फाइनली आप लोगों की मूसी नदी फाइनली कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है, भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का KVS TGT में पूछा गया था 2018 वाले में। ठीक है, और नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। तो कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की कोयना है, ठीक है, दूध गंगा है, पंचगंगा है, मलप्रभा है, घटप्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है ये भी पूछते हैं। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी नदी जिसके किनारे पे हैदराबाद बसा हुआ है, ठीक है, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, NCERT में भी दिया हुआ है और काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक और नाम से जाना जाता है, कोई एक बच्चा बता दे मेरे को, मैं मान जाऊंगा यहाँ पर मैं आप लोगों का। ठीक है, एक और नाम है जिससे जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को जो है फ्रेंड्स आप लोग इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से भी जानते हो। कितने लोगों को पता था ये बात? इंडियन ग्लैडस्टोन, ध्यान देना है आप लोगों ने, इंडियन ग्लैडस्टोन, इंडियन, ठीक है, ग्लैडस्टोन। अब ये ग्लैडस्टोन क्या होता है? तो ग्लैडस्टोन नाम के एक प्रधानमंत्री हुए थे ब्रिटेन में, तो उनकी संज्ञा दी गई थी इंडियन ग्लैडस्टोन। हर कोई बच्चा लिखेगा यहाँ पर में, इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से किसको जाना जाता है? इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में सदस्य बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति, पहले भारतीय व्यक्ति थे। ये भी याद रखना है, पहले भारतीय और पहले एशियाई, पूरे एशिया के पहले व्यक्ति जो ब्रिटेन की संसद में सदस्य बने थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो वैसे तो जो है अलग अलग समय पे बने, वो 1886 के अंदर में, ठीक है, 1892 के अंदर में और 1906 के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने थे, अध्यक्ष बने थे वो। 86 में, 92 में
और 1906 के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, रास्त गोफ्तार नाम का अखबार किसने निकाला था? रास्त गोफ्तार, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें कंसेप्ट दिया था उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? मतलब अंग्रेज भारत से पैसा निकालते हैं और ब्रिटेन में ले जाकर जमा कर देते हैं, धन निष्कासन, इसी बुक में उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था दादा भाई नौरोजी ने। फर्स्ट इंडियन जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हुए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन ग्लैडस्टोन, और फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? कि संसद की दोनों बैठक की एक साथ जो है एक साथ बैठक बुलाई जा सकती है, संसद के दोनों सदनों की। तो संसद के दोनों सदन एक साथ बुलाए जा सकते हैं आप लोगों का 100 में 108, 110, 110 जो है फ्रेंड्स ये मनी बिल है, तो इसको काट दो, सभी लोग लिखेंगे 110 जो है वो मनी बिल है, धन विधेयक जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में, धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, तो 108 जो है फ्रेंड्स ये संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है आप लोगों का, कि भाई लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ सके। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का प्रावधान करता है। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जॉइंट सेशन, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसको बुलाता कौन है? ठीक है, अरे ठीक है, ये याद रखना है आप सभी ने, बुलाता कौन है? बुलाता, बुलाता, ठीक है, कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये याद रखना है आप लोगों ने। राष्ट्रपति जो है इस सेशन को बुलाता है, जॉइंट सेशन को। बुलाता कौन है जॉइंट सेशन को? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। बुलाता है राष्ट्र, ये बुलाने वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का यूपी जूनियर वाली जो एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर में पूछा गया था, यूपी जूनियर में, और कई सारे बच्चों ने लोकसभा स्पीकर लगा दिया उसके अंदर में। भाई बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नाउ फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर है इनका, आप लोग देखिए यहाँ पर में आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है। मैं आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट बताता हूँ, बढ़िया वाली लिस्ट है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, बढ़िया सी लिस्ट है एक। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जैविक खेती, जिसके अंदर में हम लोग कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है फ्रेंड्स इसका सेंटर है गाजियाबाद। ठीक है, जैविक खेती गाजियाबाद, जैविक खेती गाजियाबाद में ही है, बिल्कुल सही है। दलहन कानपुर, मैंने आप लोगों को बताया था पल्स या दलहन, दाल की जो है आप लोग कान में बालियां बना लेना दाल की। ठीक है, याद रह जाएगा आप लोगों को। तो पल्सेस का कानपुर में है, बिल्कुल सही है। कान की दाल बुन बुन कर जो है आप लोगों ने क्या किया? कान की बालियां बना ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वेजिटेबल, ठीक है, तो वेजिटेबल वाला जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहां पर में है? वाराणसी में, ना कि गोरखपुर में। तो इसको याद रखना, वेजिटेबल वाराणसी, वेजिटेबल वाराणसी। ठीक है, वेजिटेबल वाराणसी में है। ठीक है, और शुगर केन इंस्टीट्यूट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। लखनऊ वाले लोग जो है शुगर की तरह मीठे मीठे, ठीक है, गन्ने की तरह मीठे हैं लखनऊ वाले लोग, पहले आप करके। तो शुगर केन, भाई शुगर केन याद रहेगा कि नहीं रहेगा? लिखो सभी लोग, शुगर केन रिसर्च लखनऊ। लखनऊ वाले लोग मीठे मीठे से हैं, बिल्कुल। पहले आप नवाबों वाली बात की, पहले आप के चक्कर में जो है नवाब साहब की ट्रेन छूट गई थी, इतने मीठे हैं वो लोग। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैविक खेती गाजियाबाद के अंदर में होती है। दलहन जो है आप लोगों का दलहन के कान की बालियां बना लेंगे। सब्जी का अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है, बनारस के अंदर में, और गन्ना लखनऊ में है। अब आ जाओ आप लोगों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली चीजों के ऊपर में। नेशनल डेयरी रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग इसको, और हर कोई बच्चा आंसर करेगा। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में है? डेयरी, ठीक है, डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर में है। हर कोई बच्चा लिखेगा, एक एक बच्चा लिख दो चैट के अंदर में, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों का, ठीक है, करनाल हरियाणा के अंदर में। जो बता रहा हूं आप लोगों को याद रखेंगे आप लोग। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून के अंदर में, उत्तराखंड में। जो आएगा आपके एग्जाम में वो बता रहा हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, राइस, जब चावल चबाते हो आप लोग, कच्चे चावल चबा लिए तो कैसी आवाज आती है? जल्दी बताओ आप लोग, कैसी आवाज आती है? कमेंट करके बताओ। ठीक है, कैसी आवाज आती है जब कच्चे चावल आप चबा लोगे? कच्चे चावल उगाए और मुंह में डाला और चबाने लगे तो कैसी आवाज आएंगी आप लोगों को? बताओ जल्दी से। उसके बाद में फ्रेंड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला गाजियाबाद के अंदर में, शुगर केन लखनऊ के अंदर में, वेजिटेबल वाराणसी के अंदर में आप लोगों का, और ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ के अंदर में है।
ठीक है, लखनऊ के अंदर में। भाई मीठा खाने की लत लग गई है, अब तो मीठा खाने की लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। मेरे को लगता था यार वो गाना जो था ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, मतलब कभी कभी लगता था मुझे तेरी लात लग गई करके। भाई पैर लग गया उसको, लात लग गई उसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स लत, मीठा खाने की भी लत लगती, गन्ना खाने की लत लग गई आपको, ठीक है, मीठा मीठा गन्ना, शुगर खाने की लत लग गई आपको, ठीक है। तो ड्रग की भी लत लग जाती है आपको, तो नहीं खाना चाहिए आप लोगों ने, ड्रग्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो लखनऊ में, अच्छा कट राइस का सब लोग लिख रहे हैं, कैसी आवाज आती है आप लोगों को, ठीक है। जब आप कच्चा चावल खाते हो तो कट कट आवाज आती है ना, कटक कट कट आवाज आती है, तो राइस वाला कटक, बढ़िया है, अब याद रहेगा। जब भी चावल देखोगे आप लोग, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को राइस वाला। अरे हाँ या ना तो बोलो यार जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग हैं, ठीक है, याद रहेगा, गुड। अब मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं कि आप ब्लफ कर दो कि हाँ सर याद रहेगा, मैं पूछने भी वाला हूँ आप लोगों की। चलिए, इंदिरा गांधी कैनल जो थार डेजर्ट को इरिगेट करने के लिए बनाई गई थी, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझो आप लोग। आजा भाई, देखिए एक कैनल बनाई गई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और ये थार डेजर्ट जो है ना राजस्थान का, वहां तक में हमने एक कैनल निकाल के लाई है, एक कैनल। कैनल मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो बताइए बीपीएससी सीडीपीओ में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, तो हो सकता है भाई आगे में भी आप लोगों से पूछ ले। ये कैनल कहाँ से है? तो ये हरीके बैरेज नाम की जगह है आप लोगों की, पंजाब में। यहाँ पर में पंजाब में हरीके बराज है, हरीके, ठीक है। वो हरीके बराज कहाँ पर में? जहां पर में आप लोगों का ब्यास और सतलज नदी का संगम होता है। कलर की कमी पड़ रही है, कलर्स चाहिए और ज्यादा, ठीक है। मान लो यहाँ से सतलज नदी आ रही है आप लोगों की, सतलज नदी तो आगे में भी जाएंगी, ब्यास नदी इसमें आकर मिल जाती है, ठीक है, ब्यास नदी इसमें आकर मिल जाती है यहाँ पर में, ब्यास नदी। तो ये है आपका हरीके केंद्र, हरीके, हरीके बराज जो है आपका, वहां से निकलती है इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल यहाँ से निकलती है आप लोगों की और थार डेजर्ट तक जाती है यहाँ पर में पानी पहुंचाने के लिए। तो ये हरीके बैराज से निकलती है, ये याद रखना है। हरीके बैराज कौन से दो नदियों के संगम पर है? चलो जल्दी से आंसर करो। 1550 लोग, 1600 लोग हो गए यहाँ पर में जो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पर में कौन से दो नदियों के संगम को कहा जाता है हरीके बैराज? कौन से राज्य में है हरीके बैराज आप लोगों का? ठीक है, तो हरीके बैराज जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये मिलेगा आप लोगों को पंजाब में। और सतलज नदी, ठीक है, सतलुज नदी जो है आप लोगों की, उसके और ब्यास नदी के संगम पर है, ये यहां से निकलती है इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। चलो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान कैनल के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन फ्रेंड्स बाद में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी कैनल कर दिया गया। मेगास्थनीज किसका दूत था? जल्दी बताइए, 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का। 1600 के करीब लोग देख रहे हैं, 1300 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे, और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, मेगास्थनीज, ठीक है। ये एसएससी में भी आया था। मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था? तो मेगास्थनीज भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, ठीक है। भारत के अंदर में हुआ यूं था फ्रेंड्स कि, ठीक है, भारत के अंदर में यहाँ पर में पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो चुका था। तो यूनानी शासक था एक आपका, ठीक है, ग्रीक शासक था सेल्यूकस निकेटर। उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करा दी थी, जिसका नाम था हेलेना, और साथ में अपना एक दूत भी भेजा था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत में आया, इधर उधर घूमता था, जो जो दिखता था वो लिखता जाता था अपनी पुस्तक इंडिका में। तो इंडिका नाम की पुस्तक जो है किसने लिखी है, ये भी आपसे पूछते हैं। इंडिका नाम की पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी है? तो ग्रीक भाषा में लिखी है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ग्रीक भाषा में, ठीक है। इंडिका नाम की पुस्तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, मेगास्थनीज नाम के राजा को। अच्छा, किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है? एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जो एक समय में, ठीक है, आपके लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे, राष्ट्रपति बनने से पहले एकमात्र व्यक्ति है वो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध का मतलब होता है वो उनके आगे कोई खड़ा भी नहीं था लोकसभा जब वो राष्ट्रपति बने उस समय में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है सबसे पहले तो 1977 के अंदर में आपके लोकसभा के स्पीकर बने। लोकसभा के स्पीकर बनने के बाद में कुछ ही समय के बाद में क्या हुआ आप लोगों का कि जो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद थे उनकी मृत्यु हो गई।
तो उस समय में क्या होता है, नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं और निर्विरोध, मतलब कि कोई और दूसरा उनके अपोजिशन में खड़ा नहीं होता, तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, मतलब वो ऐसे ही जीत गए, ठीक है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई खड़ा हुआ ही नहीं था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, वो भी कैसे, अनअपोज्ड। तो अनअपोज्ड, तो दो चीजें याद रखनी है आप लोगों ने नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के स्पीकर बने और उसके बाद में राष्ट्रपति बने, एकमात्र व्यक्ति जो निर्विरोध चुने गए, मतलब कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था, ठीक है, कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। 1977 में बने थे, 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के, 6th राष्ट्रपति। आपको एक बात बताऊं मैं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, नीलम संजीव रेड्डी के जीवन से आप लोग समझिए। 1970 के अंदर में भी चुनाव में खड़े हुए थे वो, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के खिलाफ में हार गए थे। वो व्यक्ति जो हार गया राष्ट्रपति का चुनाव, आगे जाकर वो व्यक्ति जो है वो निर्विरोध चुना गया। जिंदगी भी फ्रेंड्स ऐसे ही काम करती है, जब आपको जिंदगी हरा देना, जब आपको हार का सामना करे, तो ये याद रखना कि आगे एक बहुत बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही है। नीलम संजीव रेड्डी का एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। 1970 में चुनाव हारे, बुरी तरह से चुनाव हारे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, घर पे बैठ नहीं गए वो कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, लड़ते रहे, लोकसभा के स्पीकर बने और फाइनली जाकर जो है निर्विरोध रूप से भारत के राष्ट्रपति चुने गए। एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इंसानी जीवन का हमारे, कि भाई क्या हो सकता है जीवन आप लोगों के लिए, आगे कितनी सारी चीजें जो है बचा कर रखा हुआ है जीवन ने आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी। आंसर आपका हो जाएगा, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था ये बताइए। 31वीं बीपीएससी जूनियर में पूछा गया क्वेश्चन आपका, जल्दी से बताओ, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 72 एडी में, 75 एडी में, 78 एडी में। एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय, तो 78 एडी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, 78 ईस्वी के अंदर में। यहां से क्यों शुरू हुआ? एक राजा थे, ठीक है, यहां पर में कुषाण वंश के राजा थे, ये इस एरिया के, ठीक है, भारत का उत्तर भारत का एरिया, और भी ऊपर में जाओगे तो आपको मिलेगा यहां पर में, ठीक है। कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। क्या नाम था उनका? कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। कनिष्क, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था ना, वो हुआ था 78 एडी में, राजा बने थे। तो अपने राजा बनने की खुशी में उन्होंने शक संवत चलाया था। हमारे भारत का नेशनल कैलेंडर भी है शक संवत, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ में हमारे भारत के अंदर में 1957 में इसको राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो हमारे भारत के दो कैलेंडर्स है, एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है आप लोगों का, और दूसरा वाला जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, है आपका शक संवत। तो क्या विक्रम संवत हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है? नहीं, शक संवत हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो कि ईसा मसीह के, ठीक है, जन्म के 78 साल बाद से शुरू हुआ था, कनिष्क ने शुरू करवाया था इसको, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए, 1400 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में लगभग लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से उसका नंबर भी बढ़ाते रहेंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन होता है? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। होता क्या है फ्रेंड्स आपका, देखिए ध्यान से, कि ठीक है, इस तरीके से मान लो हमारा भारत है, हमारे भारत के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, यहाँ पर में पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ पर में है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का यहाँ पर में मिलन होता है। तो जहां पर में ये मिलन होता है ना, उनको नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है, नीलगिरी वाली पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियां। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। कौन सी चोटी है? डोडा बेट्टा। यह है पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत के दक्कन का जो पठार है या पेनिनसुलर इंडिया है हमारा नीचे में, उसके पश्चिमी इलाके में पहाड़ों की एक श्रृंखला है जिसको वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट कहा जाता है। पूरब में है पूर्वी घाट, पहाड़ों की श्रृंखला पूर्वी घाट कहा जाता है। इन दोनों का मिलन होता है यहाँ पर में नीलगिरी नाम की जगह पे, ठीक है, नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, तमिलनाडु के अंदर में। डोडा बेट्टा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है फ्रेंड्स कुछ और नहीं है बल्कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ठीक है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट। चलो मैं आपको साधारण भाषा में लिख देता हूँ, इंग्लैंड, ठीक है, जो है इंग्लैंड की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब उनकी लोकसभा बोल सकते हो आप लोग, उनकी लोकसभा, इंग्लैंड की लोकसभा टाइप का। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के बने थे दादा भाई नौरोजी, पहले भारतीय पहले एशियाई, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जानते हैं। एक और मैंने आपको बताया था, इंडियन ग्लैड स्टोन के नाम से भी इनको जाना जाता है, इंडियन ग्लैड स्टोन,
ये भी याद रखना आप सभी लोगों ने, इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से। भारत ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति। रास गोफ्तार नाम से उन्होंने अखबार निकाला था। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नाम की, ठीक है, पुस्तक लिखी थी जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत उन्होंने दिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम से। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा। एनसीईआरटी के आधार पर आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के अंदर में, और उसी के अनुसार हम लोग आंसर लगाएंगे। और ये क्वेश्चन DSSB TGT में आ चुका है, एनसीईआरटी का है, तो आप लोग समझिए चैलेंज किया जा सकता है अगर मान लो कुछ और भी आंसर आता है तो, ठीक है, क्योंकि कावेरी और गोदावरी को लेकर काफी बार कंफ्यूजन रहता है। आंसर यहाँ देख सकते हो, गोदावरी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। तो मैं टीम से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जैसे ही हम लोगों के पास में वो आप एक इसका जो है वो प्रूफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी लगा दे। देखिए यहाँ पर में गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोगों का नासिक के पास से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, ओके, और इस तरीके से दक्षिण भारत के अंदर में सबसे बड़ा एरिया जो है वो कवर करती है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, कौन सी? गोदावरी नदी। 1465 किलोमीटर की इसकी पूरी टोटल लेंथ है गोदावरी की। कितनी? 1465, ठीक है, 1465 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये पूरा का पूरा। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये दक्षिण गंगा। यहाँ पर में इसके, जहाँ पर में इसका उद्गम है ना, वहां पर में आपका कुंभ मेला भी लगता है एक बार, ये भी याद रखेंगे आप लोग। भारत की गंगा के बाद में भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? DSSB TGT हिंदी के अंदर में पूछा गया था, फीमेल शिफ्ट के अंदर में, जनरल सेक्शन में 2021 में। एक्चुअल पेपर है आप लोगों का ये, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग आंसर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। 500 का चैट रेट चल रहा है, इसको 1000 करना है आप लोगों ने। एकदम स्पीड में आंसर करो, जो जो जानते हो वो बताते जाओ, ठीक है। भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका वो है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड किसका पार्ट है? अंडमान का या निकोबार का? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आप इस एनिमेशन को देखिए आप लोग, ये अंडमान द्वीप समूह है आप लोगों का, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह। वहां पर में आप देख सकते हो अंडमान द्वीप समूह के पास में आप लोगों को मिलेगा, अंडमान द्वीप समूह है ये। यहाँ पर में आप लोगों को दिखेगा बैरन आइलैंड, ठीक है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर में अंडमान द्वीप समूह के इधर साइड में। तो बैरन आइलैंड किसका पार्ट है? निकोबार का या अंडमान का या लक्षद्वीप का या मालदीव्स का? किसका पार्ट है? भारत के अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, उसमें भी अंडमान का पार्ट है, अंडमान द्वीप समूह का। अंडमान और निकोबार दो है ना, ऊपर में अंडमान है, नीचे में निकोबार है। अंडमान और निकोबार को वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो अंडमान द्वीप समूह जो ऊपर वाला है उसका पार्ट है ये बैरन आइलैंड। ये क्वेश्चन जानबूझ के आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी अगर मान लो कि एग्जामिनर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा वाला गलत है, तो आपको पता होना चाहिए। ये बैरन आइलैंड जो है अंडमान द्वीप समूह का पार्ट है, और एकमात्र आइलैंड है जो एक्टिव आइलैंड है हमारा, ठीक है। चलिए, मनी मेखलाई एक प्रसिद्ध क्या है? संस्कृत एपिक है मनी मेखलाई, बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स मनी मेखलाई, ठीक है। मनी मेखलाई के बारे में और सिलप्पदिकारम के बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट जो बुक्स है जो तमिल भाषा में लिखी गई थी आपकी, तो तमिल एपिक है ये। पहले लिखी गई सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनके बारे में। सिलप्पदिकारम ये लिखी थी इलांगो ने, इलांगो, ठीक है, इलांगो अडिगल नाम था उनका पूरा, ठीक है, इलांगो ने लिखी थी सिलप्पदिकारम। उसका सेकंड वर्जन जो है वो लिखा है मणि मेखलाई, ठीक है, मणि मेखलाई, मणि, ठीक है, मेखलाई या मेखलाई भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ मैं मणि मेखलाई लिख देता हूँ। ये मणि मेखलाई जो है ना ये लिखी थी आपके सत्यनार ने, सत्यनार, ठीक है। इसमें कोवलन, माधवी और कन्नगी की लॉ ट्रायंगल दिखाया गया है, ठीक है, और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी दिखाई गई है मणि मेखलाई के अंदर में, सत्यनार ने जो लिखी थी। ये लिखी गई थी आपकी 1800 साल पहले, ईयर्स एगो। एनसीईआरटी में जो दिया है पूरा बता रहा हूँ आपको, और ये लिखी गई थी 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स अगो। क्या लिख सकते हो आप लोग ये सारी चीजें यहाँ पर मैं कमेंट में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए? बताओ जल्दी से। तमिल एपिक है, तमिल भाषा में लिखे गए थे दोनों के दोनों। सिलप्पदिकारम जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इलांगो ने लिखी थी 1800 साल पहले, और मणि मेखलाई जो है सत्यनार ने लिखी थी 1400 साल पहले। दोनों के दोनों तमिल एपिक है, तमिल भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। तमिल लिटरेचर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हुंड्रू जलप्रपात आप लोगों को बताना है कि कौन से जो है पठार में स्थित है। अच्छा, हुंड्रू जलप्रपात कौन से पठार पे स्थित है? मेरे को रिवर का नाम भी बताओ यार, रिवर भी बताओ कौन सी रिवर पर स्थित है। DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में।
हो सकता है आपके बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसमें भी पूछ ले, ठीक है, सुपर टेट के अंदर में आ सकता है और DSSS में रिपीट होकर भी आ सकता है। तो सारी एग्जाम्स के लिए एक साथ आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में स्थित है? तो ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड का, ठीक है। तो रांची के पास में ये स्थित है, आप लोगों को ये याद रखना है। कौन सी नदी पर स्थित है आप लोग ये बताओगे जल्दी से, देखते कितने बच्चे यहाँ पर मैं आंसर कर पाते हैं, जल्दी बताइए। हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? वेरी गुड फ्रेंड्स, क्या बात है। कुछ लोग यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हैं, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, स्वर्ण, ठीक है, रेखा, स्वर्ण रेखा जो है नदी रिवर उसके ऊपर में स्थित है। कहां पर में? रांची के पास में, रांची, रांची, रांची कहां पर में? झारखंड की राजधानी, झारखंड, ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची, वहां पर में स्थित है आप लोगों का। रांची को जो है फ्रेंड्स झरनों का शहर भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, झरनों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर में बहुत सारे जलप्रपात आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर में है हुंड्रू जलप्रपात, छोटा नागपुर का पठार, ये जो एरिया है ना इसको छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है, झारखंड पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया उसको छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट जो है कौन से स्टेट से स्टार्ट होती है? DSSS भी TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का मैप हल्का सा ड्रॉ करते हैं हम लोग, काजू कतली टाइप का हमारा, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है वो स्टार्ट होता है आप लोगों का यहाँ से इस तरीके से और नीचे की तरफ में यहाँ पर में खत्म होता है आपका। तो ये स्टार्ट होता है गुजरात राज्य से, ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, गुजरात राज्य से स्टार्ट हो जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट गुजरात राज्य से स्टार्ट होकर केरल तक फैला हुआ है यहाँ पर में, केरल तक लास्ट में नीचे में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर में आप लोग थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन यहाँ पर में और है, इधर में यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा नीचे तक फैला हुआ है ये, ठीक है। तो गुजरात से स्टार्ट होकर पूरा केरल तमिलनाडु तक फैला हुआ है नीचे में। नाउ फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पासेस है जो मतलब देखो ये पूरा का पूरा पहाड़ों की श्रृंखला है, तो पहाड़ों की श्रृंखला के बीच में जो छोटे छोटे से रास्ते होते हैं ना उनको पास बोला जाता है, पहाड़ों के बीच का रास्ता। तो थालघाट गैप, थालघाट ये कहाँ पर में? महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट के अंदर में। भोर घाट गैप पश्चिमी घाट के अंदर में है। पाल घाट, ठीक है, ये यहाँ पर में आपको मिलेगा जो कि तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। पाल घाट गैप तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा फ्रेंड्स उतने बढ़िया तरीके से करेंगे। 1600 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है, और ऐसे ही आप लोग बढ़िया से आंसर्स भी करते रहो, मैं आप लोगों को सारी चीजें करा दूंगा। ये भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मैं ये करवाने वाला हूँ आगे मैं आप लोगों को। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है, पाल घाट पलक्कड़ से कोयम्बटूर, मतलब पलक्कड़ है केरल में, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, इन दोनों को केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? BPSC 63rd BPS जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन आपका। जी हाँ बिल्कुल, ये सलोनी द्विवेदी जी आपका कॉमन ही है, आपका जो कॉमन जितने भी बच्चे हैं जो सारे के सारे वो लोग सभी लोग देख सकते हैं इसको, क्योंकि आप देखिए कि क्वेश्चंस कहीं पे भी कुछ भी तरीके से पूछ रहे हैं आपके। पहली बात, कैबिनेट मिशन कब आया था, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला बात ये आया था मार्च, ठीक है, 1946 में। पहला पॉइंट ये याद रखो 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि कैबिनेट के 3 इंपॉर्टेंट वाले मंत्री थे इसमें, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड वेवेल जो है उस समय में वाइसराय थे, भारत के वाइसराय थे 1946 में, वाइसरॉय, वो उसके सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के, वो भारत के वाइसराय थे, वाइसराय ऑफ इंडिया। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया वेवेल, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कौन नहीं थे, वेवेल नहीं थे, ठीक है, तो बी इज द आंसर। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद में एवी अलेक्जेंडर और साथ ही साथ स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वाइसराय थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है आप लोगों का मार्च 1946 में आया था और 16 मई 1946 को उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है। चलिए, कैबिनेट मिशन अलग है आपका। कैबिनेट मिशन जो है वो 1942 में आया था, वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात हो रही है आप लोगों की, ठीक है। आपके जो क्रिप्स मिशन था वो अलग था आपका। क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंदर में, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन 1946 में और क्रिप्स मिशन 1942 में, दोनों पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये जल्दी बता दीजिए। एमडी एहसान लाइक जी, वो भी अपन लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका जो है ना, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की आपकी क्लियर होती जाए, जो फैक्ट्स है वो आपको पता होते जाए, तो हम लोग सारी की सारी चीज़ें वैसे भी करेंगे आपके, ठीक है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये एक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, जो आपके एक्चुअल क्वेश्चन है आपके DSSB PRT जनरल सेक्शन के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आप जानते हो। चलो अब हिंट दे दिया आपको, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ओके, सर सैयद अहमद खान। कल एक बच्चा था जो पूछ रहा था कि सर खान अब्दुल गफ्फार खान और सर सैयद अहमद खान एक ही व्यक्ति है क्या? नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान अलग है, ये बादशाह खान के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान के गांधी या सीमांत गांधी के रूप में भी इनको जानते हैं। सर सैयद अहमद खान अलग है व्यक्ति, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड है, अलीगढ़ आंदोलन इन्होंने चलाया था, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अलीगढ़ मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? अलीगढ़ मूवमेंट, तो अलीगढ़ मूवमेंट के प्रणेता थे सैयद अहमद खान, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स, साइंटिफिक सोसाइटी जिसका उद्देश्य था भाषा, जो बुक्स है उसका ट्रांसलेट कराना, तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना 1864 में इन्होंने ही की थी, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इब्न बतूता पहन के जूता भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो इब्न बतूता भारत के अंदर में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर में आया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इब्न बतूता ने जो बुक लिखी है उसका नाम है, बुक का नाम है रेहला, ठीक है, रेहला, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में अगर मैं बताऊं, ये बुक की भाषा भी पूछी जाती है, अरेबिक भाषा में लिखा था, अरेबिक भाषा में। इब्न बतूता आया कहाँ से था? तो मोरक्को से आया था, ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, ठीक है। मोरक्को, मोरक्को, ठीक है। ये नॉर्थ अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीका कंटिनेंट में, नॉर्थ अफ्रीका वाले इलाके के अंदर में। ये नॉर्थ अफ्रीका वाला जो पॉइंट है ये आपका यूपी TGT में पूछा गया था 2021 के अंदर में, ठीक है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको करेक्शंस कर लेना, ये थोड़ा ऊपर चला गया है अभी, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है आपका, ठीक है। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मोरक्को ये यहाँ पर में मिलेगा, मोरक्को की राजधानी है रबत, ठीक है। चलो यार इतना खर्चा हो गया तो राजधानी बता ही देता हूँ ना आप लोगों को, ठीक है। राजधानी, राजधानी है रबत, रबत, ठीक है। क्यों बताया मैंने राजधानी? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ भूकंप आया था, तो न्यूज़ में था, तो पूछ सकते हैं आप लोगों से, है ना, पूछा जा सकता है, न्यूज़ में था तो प्लीज़ इसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सा यात्री कहाँ से आया था, इसकी एक लिस्ट है। ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ मिल जाएंगी, और जो ये PDF है ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप पर मिल जाएंगी, तो आप टीचिंग परीक्षा का ऐप भी डाउनलोड जरूर कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है कि कौन कहाँ कहाँ से आया था आपका। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग? सबसे पहले तो जितने भी लोग जुड़े हुए सबसे पहले सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि ताबड़तोड़ हम लोग यहाँ पर में रिवीजन कर सके हम लोगों की जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं अपने तरफ से पूरी एनर्जी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, सुबह से आप लोग देख रहे हो कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ, मैं आप लोगों की तरफ से भी पूरा 100% जो है रिस्पॉन्स की उम्मीद रखता हूँ। तो रिवीजन के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, एक पुस्तक थी BPSC के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, देखिए बार बार, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आंसर का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। BPSC असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ है, 64वीं BPSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे, ठीक है। बैरन और नारकोंडम क्या है? बैरन, बैरन क्या है? बैरन आइलैंड आप लोगों को पता है क्या चीज है? ये आप लोगों का वोल्केनोज है, ठीक है। बैरन आइलैंड ये एक्टिव वोल्केनो है, एकमात्र एक्टिव, और ये आप लोगों का नारकोंडम जो है ये आप लोगों का डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, डोरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोग देखिए एक्टिव वोल्केनो है हमारा अंडमान के अंदर में, अंडमान द्वीप समूह के अंदर में बैरन आइलैंड, यहाँ पर में आप लोग एनिमेशन के अंदर में थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए अंडमान द्वीप समूह है हमारा, यहाँ पर में है बैरन आइलैंड आपका, ठीक है। ये आपका एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। पोर्ट ब्लेयर से इसकी जो दूरी है, जो उसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की, उससे आप लोगों को 138 किलोमीटर दूर मिलेगा। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो नारकोंडम आइलैंड मिलेगा। नारकोंडम आइलैंड भी एक वोल्केनिक आइलैंड है, लेकिन वो अब आइलैंड, वो वोल्केनो अब शांत हो चुका है, डोरमेंट हो चुका है, ठीक है, निष्क्रिय हो चुका है। तो नारकोंडम आइलैंड जो भी है, कई सारे लोग जो है नारकोंडम को भूल जाते हैं, नारकोंडम आइलैंड भी अंडमान द्वीप समूह के अंदर में है, ठीक है, लेकिन निष्क्रिय है वो आपका। मनी मेखलाई के बारे में बताइए किसका वर्णन किया गया? SSC CGL में, देखिए CGL में NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, CGL में पूछा गया क्वेश्चन, ओके।
तो मनी मेखलाई निम्नलिखित में से किस कहानी का वर्णन करता है? कोवलन और माधवी की बेटी का, कोवलन की वाइफ माधवी का, कोवलन की पहली वाइफ कन्नगी का, कोवलन और माधवी के सन का? नहीं, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या होगा यहाँ पर में? कोवलन और माधवी की बेटी का। कोवलन की जो है ना यहाँ पर में, कोवलन को प्यार हो जाता है माधवी से। वैसे कोवलन की वाइफ थी कन्नगी। कोवलन और कन्नगी हैप्पीली मैरिड थे, ठीक है, पति पत्नी थे। माधवी बीच में घुस गई वो बन के, तो पति पत्नी और वो वाली कहानी है ये। इसके ऊपर में सीरियल बनाया जाए एक, तो सीरियल भी हिट हो सकता है, पति पत्नी और वो वाला टाइप का आपका, ठीक है। तो कोवलन को माधवी से जो है इश्क हो जाता है, अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाता है। ओके, फिर बाद में 400 साल बाद हमको पता चला कि उसकी बेटी हो गई थी करके, मतलब जब वो माधवी के साथ में था। तो मतलब सतनार ने एक और कहानी लिखी मनी मेखलाई, जिसमें बताया कि भाई जो सिलप्पदिकारम में जो कहानी है उसका एक्सटेंशन लिख रहा हूँ। तो सिलप्पदिकारम में कोवलन और माधवी, ठीक है, उनकी एक बेटी की कहानी बताई गई है। समझ जाओ, पहली जो कहानी थी सिलप्पदिकारम, उसमें कोवलन, कन्नगी और माधवी की कहानी है, वो सिलप्पदिकारम है। उस बुक का नाम सिलप्पदिकारम है। 1800 साल पहले इलांगो ने लिखी थी। फिर उसके 400 साल बाद, मतलब आज से 1400 साल पहले मनी मेखलाई नाम की कहानी लिखी सतनार ने। कोवलन और माधवी की कहानी, कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी उसमें, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में कौन से वाले पॉइंट सही है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग ऑप्शन के। 1860 यहाँ पर मैं बच्चे देख रहे हैं, 1860 लाइक्स भी हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से जिन बच्चों ने भी अभी तक नहीं किया है फ्रेंड्स, वो भी करते रहेंगे जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर। आंसर आप लोगों का क्या होगा? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। दोनों के दोनों पॉइंट सही है आपके, ठीक है। आपसे पूछा कौन सा सही है? बोथ ए एंड बी आर ट्रू। DSSB TGT कंप्यूटर साइंस वाले जनरल सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक था? अवध का, ठीक है। तो अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? मुर्शिद कुली खान, सादत खान, अलीवर्दी खान, सरफराज खान। तो सादत खान जो है फ्रेंड्स ये थे। मुर्शिद कुली खान जो है ये याद रखना आप लोगों ने, बंगाल का था, बंगाल, ठीक है। सादत खान अवध, ठीक है, अवध। और आप लोगों का और आसफ जहां की बात करेंगे हम लोग, आसफ जहां, निजामुल मुल्क आसफ जहां, ठीक है, वो थे हैदराबाद के संस्थापक। हैदराबाद के संस्थापक आसफ जहां। तो यहाँ अवध का पूछा है ना एनडीए के एग्जाम के अंदर में, तो सादत खान आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप लोग देख सकते हो, तीनों के तीनों मुगल सल्तनत के जो है मनसबदार हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग राज्य की स्थापना कर दी जैसे ही मुगल सल्तनत कमजोर हुई। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट है? एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर में फ्रेंड्स टोटल कितने प्रकार की रीट है? आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए। स्पीड में आंसर करो सभी के सभी लोग कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा करेगा, क्योंकि निष्क्रिय आइलैंड आप लोगों ने नहीं बनना है। नारकोंडम मत बनो, बैरन आइलैंड बनो आप लोग, ठीक है। तो 5 प्रकार की रीट है आप लोगों की, ओके। और सुप्रीम कोर्ट इसको इशू कर सकता है। आर्टिकल नंबर जल्दी बताओ कौन सा है, और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत इसको इशू कर सकता है रीट को, ठीक है। आप लोगों के अगर आंसर्स आएंगे कमेंट्स के अंदर में, इन सारे आंसर्स आप लोग करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आगे में भी आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो और ज्यादा डीप के अंदर में इसको आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर करोगे जल्दी जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है और हाई कोर्ट का आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226, ठीक है, जिसके तहत रिट जारी की जा सकती है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपका 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? सीडीएस के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का 2018 में। 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है फ्रेंड्स ये करता है, यहाँ पर में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है। यहाँ मिनी कॉय है, लक्षद्वीप का पूरा लक्षद्वीप है ये, और ये मिनी कॉय है, और यहाँ पर में है, ठीक है, मालदीव्स। तो मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है, ठीक है, मिनी कॉय और मालदीव्स को, या फिर आप लोग कह सकते हो पूरे के पूरे लक्षद्वीप और मालदीव्स को, क्योंकि मिनी कॉय जो है वो किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो लक्षद्वीप बोल सकते पूरा का पूरा, और मालदीव को अलग करता है, या फिर मिनी कॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 8 डिग्री चैनल, तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, ये याद रखना है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, दूध गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? दूध गंगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, दूध गंगा किस नदी की सहायक नदी है? दूध गंगा, तो दूध गंगा जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। कृष्णा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि दूध गंगा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। दूध गंगा के साथ साथ में कृष्णा नदी की कोयना है, ठीक है, जो याद रखने वाली चीज है आप लोगों की, तुंगभद्रा, ठीक है।
उसके अलावा जो है आप लोग तुंगभद्रा के साथ में याद रखेंगे मूसी है, ठीक है, भीमा नदी भी है, भीमा है, मालप्रभा है, भीमा, मालप्रभा, मालप्रभा, ठीक है, घट प्रभा, घट प्रभा, ये अपने आप याद होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लेना, आप लोगों ने अपने आप याद होता है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, रिवीजन कर करके जो है आपको अपने आप याद होता जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली सहायक नदियां है उसकी, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, दूधगंगा, कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी के ऊपर में एक प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, कौन सा सागर डैम बना है, जल्दी से बताओ आप लोग, देखते कितने लोगों का याद आ रहा है, ठीक है, कृष्णा नदी पर एक सागर प्रोजेक्ट बना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक, सागर प्रोजेक्ट बना है कृष्णा नदी पर, जल्दी से आप लोग आंसर करो कौन सा वाला जो है प्रोजेक्ट बना हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, डायरेक्ट आपके सामने लिखा हुआ भी, आप लोग आंसर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट बना है उसके ऊपर में, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स। आपको बताना ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, एसएससी जीडी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, ग्रुप डी के अंदर में, ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी, भिकाजी कामा, जमशेदजी टाटा, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ब्रिटेन की संसद के अंदर में बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। 1880 लोग देख रहे हैं फ्रेंड, 1960 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर में, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान, ठीक है, तो सब्जी, ठीक है, सब्जी वाला कहाँ पर में है आपका, सब्जी वाला वाराणसी के अंदर में, ठीक है, भारतीय सब्जी वेजिटेबल अनुसंधान केंद्र वाराणसी के अंदर में है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे, ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे को आप लोग देख के बताओ, देखो मेरी बात मानो, जब आप लोग एक्टिविटी करते हो ना तब याद रहती है चीजें। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर में, अभी के अभी कमेंट में लिखो, हर कोई बच्चा, लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे, हर एक बच्चा लिखेगा, अगर पेपर क्लियर करना चाहते हो ना, ठीक है, लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद में आपको बता रहा हूँ प्रूवन टेक्निक, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर में, अभी के अभी लिखो, देखकर लिखो चाहे तो, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर में, डेयरी के लिए अनुसंधान केंद्र, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखोगे अभी के अभी लिखो यहाँ पर में, ठीक है, अभी के अभी लिखो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर में, चावल अनुसंधान केंद्र, उसकी ट्रिक भी बताई मैंने आप लोगों को कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर में आप लोगों का, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर में बताइए, और पल्स, दलहन वाला, दलहन या पल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में मैं इसको लिंक भी डाल दूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को ये प्रोवाइड भी कर दूंगा ताकि आप लोग रिवीजन इसकी जो है अच्छे से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है, इसके साथ में, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, जल्दी बताइए, सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में और कौन सी नदी पर बना हुआ है, देखिए कितने लोग आंसर कर पाते हैं, सरदार सरोवर बांध, जल्दी जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। तो सरदार सरोवर बांध इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा जो है गुजरात के अंदर में, और नर्मदा नदी के ऊपर में बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं आएगा गुजरात राज्य के अंदर में है, ठीक है, और नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। एक और बांध है आपका, ठीक है, वो है इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है आप लोग। राणा प्रताप सागर बांध के बारे में भी मैंने आपको बताया था, आप बता सकते हो कौन से राज्य में है राणा प्रताप सागर, पिछला लेक्चर जिसने भी देखा होगा वो बच्चा अच्छे से कर पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्या बात है, आप लोगों का यहाँ पर में मेरा ध्यान ही नहीं था, आप लोगों ने जो है बिल्कुल एकदम धूम मचा रखी है, 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने सेशन के बीच में कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, इन सभी 2000 बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया आप सबका। देखिए यहाँ पर मैं राणा प्रताप सागर कौन से वाले राज्य में और कौन से वाले नदी पर बना हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो राणा प्रताप सागर बांध आपका बना हुआ है राजस्थान में, चंबल नदी के ऊपर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, चंबल नदी के ऊपर में है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, तो प्लीज रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, अल्पसंख्यक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, टीआरई के एग्जाम में जो है फ्रेंड्स मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया है टीआरई के अंदर में, अलग अलग इसके अंदर में, ठीक है, माइनॉरिटीज को लेकर, तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है आप लोगों के, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए आप लोगों का, ओके, तो यहां पर में जो आप लोगों का आंसर होगा 29, ठीक है, और 30, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो यहाँ पर में आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स ए एंड डी होना चाहिए, यहाँ पर में वो बीच वाले रह गए आप लोगों के, ए एंड डी आप लोगों का जो है वो आंसर हो जाएगा,
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखोगे, वो नीचे में मतलब वहाँ देना चाहिए था कि कौन कौन से आर्टिकल से प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ आप लोगों का, ठीक है, साइड के अंदर में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ए एंड डी आर दी करेक्ट आंसर। वो उसको बोला जाता है आप लोगों का कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स उसको कहा जाता है 29 एंड 30 को। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। राणा प्रताप सागर RRC ग्रुप डी के अंदर में पूछा गया, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये बनाया गया राजस्थान के अंदर में, ठीक है, चंबल नदी के ऊपर में, चंबल, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। राजस्थान में ये याद रखना है, पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने और किसने किए थे, ठीक है। TS पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया, तमिलनाडु स्टेट पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था आपका 1972 में, 1972 में, ठीक है। किसके किसके बीच में, तो ये हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। हमने इसको अच्छे से देखा हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है 1971 की जो जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद में ये समझौता किया गया था 1972 में। एक्स-शेफेल की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी, आपको मैंने बताया था कि कर्नाटिक युद्ध हुए, 3 कर्नाटिक युद्ध जिनको एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोला जाता है। कर्नाटिक युद्ध बोलो, कर्नाटिक, ठीक है, वॉर बोलो, या फिर उसको एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलो, एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। 3 हुए हैं ये। तो पहला वाला जो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर आप लोगों का, ठीक है। तो उसके बाद में 1948 के अंदर में आप लोगों की 1748 के अंदर में 1748 के अंदर में आप लोगों की एक्सला-शेफेल की संधि हुई थी, ठीक है, एक्सला-शेफेल की संधि। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है एक्सला-शेफेल की संधि किसके बाद में हुई थी, तो एक्सला-शेफेल की जो संधि है वो हुई थी आप लोगों की, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हुआ था, 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर के बाद में आप लोगों का जो है, देखो सेकंड कर्नाटिक वॉर बोलो या सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलो, उसके बाद में हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ओके, ये भी बता दिया आप लोगों को। थर्ड जो एंग्लो फ्रांसीसी वॉर था उसके बाद में हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस। देखो आपको तीनों बता दिया मैंने यहाँ पर में, यही के यही। पहली वाली जो थी आप लोगों की, फर्स्ट वाला जो था उसके बाद में हुई थी एक्सला-शेफेल की संधि, ठीक है। दूसरी वाली जो हुई थी उसके बाद में हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 के अंदर में, और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 के अंदर में, जो सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ था। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर में देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये पूरा का पूरा जो है सेशन था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स आप लोग जो है कुछ और पॉइंट्स है जो आप लोग मुझे आंसर करें। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल कौन से वाले नदी के ऊपर में बना हुआ है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, कौन से वाले राज्य में है, कौन से वाले शहर में, जो आप लोगों को याद आ रहा है आप लोग बता सकते हो मेरे को, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे कि संवंत, ठीक है, संवंत, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कब से हुआ था, बता सकते हो आप लोग। और इसके बारे में जो भी जानकारी हो आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से, देखते हैं कि कितने लोग आंसर कर पाते हैं, क्योंकि यही चीजें हैं आप लोगों की जो आप लोगों को ग्रो करवाएंगी, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर में है, नेशनल, ठीक है, डेयरी रिसर्च, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर में आप लोगों का, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बताओगे मुझे कि शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर में, शुगर केन, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से वाले शहर में, कौन से वाले राज्य में, ये बता दीजिए। दलहन वाला बता सकते हो आप लोग, दलहन, ठीक है, दलहन के लिए दलहन, ठीक है, जिसको आप लोग पल्सेस बोलते हो, पल्सेस का कहाँ पर में है, शहर का नाम बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। एक है आप लोगों का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट कहाँ पर में आप लोगों का, वो भी आप लोग बता दोगे ताकि आप लोगों को याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे सेशन लाता रहूंगा। जो भी बच्चे टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो 7611101101 या 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में एनरोल हो सकते हैं, ताकि एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आप लोग पढ़ाई कर सके। या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर में भी आप लोगों को सारी की सारी जो है वो जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है, कोई सवाल है, कुछ भी है आप लोगों का, तो आप लोग
जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप भी कर दीजिए, तो काम बन जाएगा आपका। अगर कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप कर देना, सिंपल सी बात है, टीम आपको वापस कर देंगी, ठीक है, वापस जो है आप लोगों को कॉल बैक कर लेंगी। तो व्हाट्सएप भी करके आप लोग रख सकते हो, ठीक है। बाकी सिंपल है, टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में जाकर आप लोग आराम से कर लोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं आएंगी आप लोगों को। ओके, चलिए बाकी सारे आंसर्स आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप लोगों के रिस्पांस, आप लोगों की शेयरिंग, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, यही मुझे मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो पूरा अपना अच्छे से रिस्पांस देते रहिए। बाकी मिलते हैं कल हमारे लेक्चर में। और आज भी आपकी जो बच्चे पेड वाले, सपनों वाली क्लास आज भी होंगी 10:30 बजे पेड में। तो सभी बच्चे जितने भी हैं सपनों वाली क्लास के अंदर में ज़रूर जुड़िए, जिसमें बिहार के सभी क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए कॉल नहीं लग रहा क्योंकि बच्चों का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे, इतना ज़्यादा रिस्पांस है बच्चों का, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि क्वालिटी मटेरियल अगर कहीं पे मिल रहा है, ठीक है, वो है टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। इसी वजह से बच्चों का इतना ज़्यादा प्यार है। और आप व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम ज़रूर आपको जो है, बहुत लेट नाइट तक काम कर रही है टीम भी, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे उसके अंदर में, आपके व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप तो, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।